हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, जो कि एक स्टेट ऑफ मैटर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपके सिलेबस के अलावा अगर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट चाहिए साइंस के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे ही कुछ स्पेशल कंडीशंस में एक स्टेट ऑफ मैटर पाया गया जिसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? हमारे देश के एक फेमस साइंटिस्ट थे मिस्टर एस.एन. बोस, जिन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को फोटोन के ऊपर दिया था, वो भी मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू, जिसको कि आइंस्टीन ने बहुत रेलेवेंट माना और फिर आगे इस पे फर्दर काम किया गया। दोनों ने मिल करके चुके इस टॉपिक पे काम किया, इसलिए इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन। कंडेंसेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जैसे जैसे हम ठंडा करते जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स आपस में और पास आते जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के बीच की दूरी घटती चली जाती है। जैसा कि हम लोग वाटर के केस में देखते हैं, गैशियस स्टेट के वाटर को जब हम ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड सॉलिडिफाइड हो जाएगा आइस के फॉर्म में। इस प्रोसेस के बीच में पार्टिकल्स के बीच की दूरी धीरे धीरे घटती चली जाती है। ऐसा ही कुछ इस स्टेट के पार्टिकल के साथ भी होता है, क्योंकि ये स्टडी है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब हम किसी मैटर को ले जाते हैं उसके बारे में। तो चलो इसको हम थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। पर इस टॉपिक को समझने से पहले हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ जनरल फिनोमेना को समझना जरूरी है, ताकि हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सकें। पूरी दुनिया में कुछ पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक हैं, जिन्हें हम किसी इंस्ट्रूमेंट या आँख से नहीं देख सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, फोटॉन्स वगैरह। कुछ चीज़ें हम आँखों से देख सकते हैं, उन्हें हम मैक्रोस्कोपिक कहेंगे। माइक्रोस्कोपिक जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पर ग्रेविटी का असर नहीं होता, ये एक वेव की तरह चलती चली जाती हैं। डे ब्रॉय, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कि अगर एक जैसे दो पार्टिकल्स अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा, और जिसकी स्पीड जितनी कम होगी उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि पार्टिकल का स्पीड वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के कैरेक्टर को जब हम पढ़ते हैं तो उसके असल में वेव नेचर को ही पढ़ते हैं, जिसको कि हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। क्वांटम थ्योरी एक्चुअली वेव नेचर की स्टडी है। मैक्रोस्कोपिक वर्ड में क्वांटम थ्योरी को हम नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चलो इसको एक बॉल के उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप बॉल को फेंकते हैं तो वो एक वेव की तरह घूमता हुआ चलता हुआ चला नहीं जाएगा, हाफ वेव बनाकर ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाएगा। यानी क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं की जा सकती। अब केमिस्ट्री के एक थ्योरी को देखो, जिसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। पाउली एक साइंटिस्ट थे। उनके अनुसार किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सेम एनर्जी लेवल पे नहीं रह सकते। अगर एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कहने का मतलब हर पार्टिकल्स की अपनी एक क्वांटम एनर्जी है। लेकिन भारतीय फिजिसिस्ट मिस्टर एस.एन. बोस ने कुछ ग्रुप ऑफ फोटॉन्स पे अपना एक रिसर्च पेपर निकाला, जो कि ये बताता था कि ग्रुप ऑफ फोटॉन्स का बिहेवियर -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन पर, जिसको कि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, बिल्कुल ही एक अपोजिट कैरेक्टर शो करेगा। उनका ये पेपर जिस जर्नल में भेजा गया वहाँ से वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हो गया इसके बारे में कोई खास रीज़न अभी नहीं पता, लेकिन तब उन्होंने अपने इस पेपर को आइंस्टीन, जो कि अपने समय के एक बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट थे, उनको भेजा और आइंस्टीन ने इसको काफ़ी रेलेवेंट पाया और बोस के साथ इस काम को और आगे बढ़ाकर एक नए स्टेट ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट रखा, जिसे हम आज की तारीख में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जब हम किसी मैटर को ठंडा करते हैं तो उसके पार्टिकल्स और पास आते जाते हैं, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। यहीं से ये शब्द आया कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोसॉन पार्टिकल्स या फोटॉन जैसे एनर्जी पार्टिकल्स पर ही अप्लाई होता है। अब ये बोसॉन एटम्स क्या हैं?
बोसॉन एटम्स उनको बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो इवन नंबर में होती है। जैसे हीलियम का केस, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन इक्वल टू 6, दैट इज अ इवन नंबर। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 34, 34 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। चूँकि कम एटम्स पर ही ये एप्लीकेबल था, क्योंकि ग्रुप ऑफ फोटॉन्स की बात करी ना मिस्टर बोस ने शुरू में, तो अगर हम ज़्यादा एटम्स ले लेते तो वो लिक्विफाई हो जाता। हमको कम एटम्स पे अपनी ये स्टडी करनी थी, तो चूँकि ये कम एटम पर ही एप्लीकेबल था, तो इसलिए इससे हवा की डेंसिटी से भी 1,00,000 कम टाइम्स डेंस हीलियम गैस पर इसकी स्टडी की गई। समझ रहे? मतलब कि डेंसिटी बहुत 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 लो थी, ताकि हम कुछ फ्यू नंबर्स ऑफ एटम्स पे स्टडी कर सकें। इसमें ये पाया गया कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं, उस तक आते आते ग्रुप ऑफ एटम्स को ठंडा करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम एक साधारण टेम्परेचर पे किसी को ठंडा करने की बात करते हैं या किसी सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, जैसे आइस हो गया या कोई भी सॉलिड स्टेट पार्टिकल हो गया, ये अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है, घूमता है अपनी जगह पे। लेकिन इस टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, हीलियम एटम्स में मूवमेंट बिल्कुल था ही नहीं, ख़त्म हो गया था मूवमेंट, सारे पार्टिकल्स स्टिल हो चुके थे। ऐसे केस में जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पार्टिकल्स की स्पीड कम होती जाएगी और उसका वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब ऐसे केस में ये वेवलेंथ इतनी बढ़ जाती है कि दो एटम्स के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको भी ओवरलैप कर जाती है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि सभी एटम का वेव आपस में मिलकर एक बड़े पार्टिकल्स को बना लेंगे और इस समय ये सभी एटम सेम एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है अब, पर फिर भी ये वेव नेचर को शो करेगा। ध्यान देना कि वेव नेचर कौन शो कर रहा था? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स शो कर रहे थे, लेकिन इस कंडीशन में हमने एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल बनाया जिस पे वेव नेचर भी अप्लाई हो रहा था। तो जैसा पहले हमने पढ़ा कि क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ही पढ़ सकते थे, पर इस केस में मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी हम पढ़ सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है इतनी स्टडी का? असल में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट दो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। पहला है सुपर फ्लूइडिटी और दूसरा है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर फ्लूइडिटी का मतलब है कि जैसे कि एग्जाम्पल से समझें कि हीलियम को एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे रखा गया तो देखा गया कि हीलियम बीकर की वॉल पर चढ़ता हुआ बाहर आकर गिरने लगा। अब किसी बीकर में आप किसी लिक्विड को रखिए तो क्या बिना कोई क्रैक रखे हुए क्या वो उस बीकर से नीचे निकल करके गिर सकता है? नहीं निकल सकता अपने आप। लेकिन यहाँ पे हीलियम लिक्विड फॉर्म में खुद बीकर से बाहर निकल करके गिरने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था ही नहीं, और दूसरा एक फोर्स लगता है जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का उसका, और बीकर के जो वॉल है उससे कोहेसिव फोर्स लगता है। कोहेसिव फोर्स भी एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन यहाँ पे ना कोहेसिव फोर्स लग रहा है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। इस पे ग्रेविटी का तो जरूर असर हो जा रहा है। तो ये पार्टिकल्स धीरे धीरे बीकर की वॉल पे चढ़ते हुए बाहर की ओर गिरने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर विस्कोसिटी, अट्रैक्शन, व्हाटएवर फोर्स इज देयर बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन अ नॉर्मल कंडीशन, ये सब जीरो है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा क्या है कि ये हमको एक सुपर कंडक्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट देता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रिक्शन के कारण वेस्ट भी हो जाती है। लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इनमें फ्रिक्शन ज़ीरो होता है और एनर्जी का कोई लॉस होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमको सुपर कंडक्टर मिल जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बोस ने और आइंस्टीन ने मिल करके यह कॉन्सेप्ट दिया तो उस वक्त -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का जो टेम्परेचर क्रिएट करना किसी लैब में पॉसिबल नहीं था। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया उस वक्त तक ये बिल्कुल थ्योरेटिकल ही था, मतलब प्रैक्टिकल करके ये काम नहीं देखा गया। उसके बाद 1995 से इस पे प्रैक्टिकल वर्क हुए, कुछ साइंटिस्ट ने इस पे प्रैक्टिकल वर्क किया, रूबिडियम के ऊपर, सोडियम के ऊपर, ये सारे प्रैक्टिकल्स करके देखे गए।
और ये काफ़ी सही पाया गया। अभी हाल ही में नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने नासा स्पेस स्टेशन में इसके ऊपर रिसर्च करी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं थी। बिना ग्रेविटी के भी इस मैटर पे क्या असर पड़ता है, और अब जो इसके एप्लीकेशंस निकल के आ रही हैं, ये शायद साइंस की जगत में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आएगी। इस कॉन्सेप्ट से जनरल रिलेटिविटी, डार्क एनर्जी, ग्रेविटेशनल वेव्स, स्पेसक्राफ्ट के बेटर नेविगेशन में, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटम स्टडी नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटम थ्योरी को हम रिसर्च के लिए काफ़ी आगे एडवांस लेवल पे पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।